तो हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे और जो लास्ट वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, तो उसे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ठीक है, मुझे लगता है कि आप इसको पसंद करेंगे। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो चुका था, तो अब हमें डिस्कस करना था कि देखिए, कभी बात आती है कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या होता है। लाइक आपको पता भी होना चाहिए। अगर हम दोनों को कंपैरिजन में बात करें तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखिए जो आर्किटेक्चर है, जब भी हम बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ रिलेटेड टू द बिल्डिंग्स। तो हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि बिल्डिंग के रिलेटेड, इमारत के रिलेशन में बात की जाती है। अगर हम बात करें स्कल्पचर के लिए, तो ये हमेशा जो होता है, इट इज़ अ 3D। एक तो साइज छोटा होता है, इस साइज़ का भी लाइक बहुत बड़ा साइज भी हो सकता है, बट इन जनरल इफ़ यू कंपेयर तो नॉर्मल साइज होता है वो छोटा रहेगा। 3D ऑब्जेक्ट होता है, 2D नहीं होगा, 3D ऑब्जेक्ट होगा, स्कल्पचर है। और ये ज़्यादातर रिलेटेड होता है आर्ट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये बिल्डिंग के लिए, एंड ये जो होता है रिलेटेड, ये आर्ट के लिए रिलेटेड होता है, ठीक है। अब अगर हम बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल की क्लास आपने शायद देखी भी होगी आर्क जैसे चैनल पर। तो इवन आप वीडियो को पॉज करो, सोचो एक सेकंड, इस रूम में बैठे हुए आप कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर रखा है आपके रूम में। लाइक जो फ्लोरिंग है वो टाइल की है, मार्बल की है, किस चीज़ की है। आपकी जो वॉल है वो कौन सी है, कौन सा पेंट हुआ है, डिस्टेम्पर यूज़ हुआ है, ऑयल बॉन्ड यूज़ हुआ है, या फिर वॉलपेपर लगा हुआ है, तो ये भी डिफरेंट मटेरियल है। आपका जो डोर है, विंडो है, ये कौन से मटेरियल के बने हुए हैं। इवन आपका जो टीवी है, फर्नीचर है, या जो आपका लैपटॉप है, उसके अंदर कितने सारे मटेरियल है। ऑफकोर्स हम लैपटॉप काउंट नहीं करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के लिए, बट फर्नीचर या सब चीज़ देखें तो यस वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट मटेरियल इन दी आर्किटेक्चर। नॉर्मली क्या देखा गया स्कल्पचर के अंदर कि हम एक या एक दो मटेरियल ही यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू स्टिक ओनली वन मटेरियल। अगर वो सीमेंट का है तो सीमेंट का रहेगा, वुड का है वुड का होगा, या किसी और मटेरियल का होगा तो उसी का होगा। कोई कंपल्सन नहीं है। लाइक ऐसे भी स्कल्पचर्स हो सकते हैं जो बहुत सारा मटेरियल यूज़ कर चुके हों। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपको उसको वेस्ट से आपने कुछ बनाया है, तो वेस्ट तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना, डिफरेंट मटेरियल कैन बी यूज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिमेन टू दी वन और द टू मटेरियल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, सो इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व फंक्शनल एलिमेंट। मतलब इस बिल्डिंग को आप यूज़ करने वाले हैं, कुछ यूज़ होने वाला है इस बिल्डिंग का। अगर मान लीजिए आपका जो रूम की हाइट है वो 3 मीटर है, 2.75 जो मीटर है वो इट इज़ अ मिनिमम। उससे कम करेंगे तो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। लाइक आपको फैन कहाँ लगाएंगे, सीलिंग कहाँ पर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो एक काम करना चाहिए। लाइक जैसा आपने कोई इंजन बनाया है, तो मॉडल बनाया है, तो काम करे ना करे चलेगा, उस स्कल्पचर में काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बता रहे हैं कि गाड़ी में लगाने वाला हूँ, तो ये पूरा फंक्शन करना चाहिए। सेम थिंग गोज फॉर दी बिल्डिंग। ये फंक्शन एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब काम करने चाहिए। अब डोर का साइज सोच कर देखो आपने, पतला सा, कैन यू मेक डोर लाइक दिस, नहीं बनाओगे तो यूज़ नहीं है ना, तो ये नहीं काम करेगा आर्किटेक्चर में। इट इन्वॉल्व्स इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स। तो ऑफकोर्स अगर हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट्स होंगे, इसके प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, उसको काम करना होगा। जो स्कल्पचर होता है नॉर्मली बनाया जाता है एस्थेटिकल पर्पज। इसका काम ज़्यादातर कुछ होता नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने कोई स्कल्पचर रखा हुआ है, तो ऐसा उस स्कल्पचर की वैल्यू वैसा होगी कि देखने में सुंदर बना रहा है, लोग वहाँ बैठ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, टोटली ओके। पर अगर आप स्कल्पचर को हटा देंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि जो बिल्डिंग, जो हॉस्पिटल है, उसके फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो इसका काम क्या होता है, नॉर्मली एस्थेटिक होता है, तो ये बेस्ड होता है इमेजिनेशन पर। लाइक कुछ ही बनाया जा सकता है। क्या बिल्डिंग ऐसे बनाई जा सकती है, कैन यू मेक बिल्डिंग लाइक दिस, नहीं, ऐसा नहीं बनाई जाएगी, इस पर इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन स्कल्पचर बन सकता है कि हाँ डेफिनेटली इसको हम स्कल्पचर में ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द आर्ट। बेसिक आइडिया होना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर, तो मेजरली हम अपने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एंशिएंट, एक होता है मिडाइवल, एक होता है मॉडर्न। एंशिएंट के अंदर हम लोग देखते हैं स्टोन देखते हैं, तो ऐसा आर्किटेक्चर कुछ है नहीं वहाँ पर, तो इन आर्किटेक्चर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं स्टोन एज को। हड़प्पन आर्ट देखते हैं, हड़प्पा का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन आज का टॉपिक है, इसको देखेंगे। मौर्यज आर्ट को हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर स्तूपास वगैरह बनाए गए बहुत सारे। लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि 108 रिलीजन निकल का है, कुछ लोग बोलते हैं कि 36 रिलीजन निकल का है पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन मेजरली क्या होते हैं, 3-4 रिलीजन थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और लोकायत, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न जो इसकी बात कर रहे थे हम लोग, फिर पोस्ट मॉडर्न के बीच में बहुत सारे यूरोपियन पावर आती हैं, उनको इन्वेट करती हैं इंडिया को, तो ऐसा कुछ आर्किटेक्चर डेवलप नहीं हो पाता है। फिर आता है गुप्ताज एज, जिसको बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर ही आपको टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर ही आपको केव्स देखने को मिलेंगी, रॉकट केव्स का काफ़ी डेवलपमेंट होता है। संगम लिटरेचर, गुप्ताज का जो एज का जो है ये कंटेम्प्रेरी है। गुप्ताज जो एज है वो नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में सर्वाइव कर रही थी, लेकिन जो संगम लिटरेचर है वो साउथ इंडिया में था।
तो जैसा नाम से क्लियर है, साउथ इंडिया लिटरेचर, राइट। तो इसमें आर्किटेक्चर को डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पसंद करते हैं हिस्ट्री को पढ़ना, तो संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि साउथ इंडिया कितना रिच है, राइट। तो वैसे अपना इंडिया में सब कुछ ही इतना पुराना है, इतना रिच है, तो हम ये कह नहीं सकते कौन सा पार्ट अच्छा है। लाइक वी कैन नॉट से कि ये हमारी लैंग्वेज बेटर है या दूसरी लैंग्वेज बेकार है, ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे, जितना समझोगे ना, आपको फील होगा कि नहीं, पूरा इंडिया के अंदर सब कुछ है, सब कुछ, ये कल्चर इतना यूनिक है। तो उन सब कल्चर को या लैंग्वेज को या फिर कुछ भी कस्टम है, उसको हमें प्रेस करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये बोलना कि नहीं हिंदी बेटर है। लाइक ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि साउदर्न स्टेट्स को जब भी बोला जाता है, लाइक नॉर्दर्न स्टेट्स आर ऑलवेज सेइंग कि हिंदी इंप्लीमेंट करनी चाहिए ऑल ओवर द इंडिया। ये भी डिमांड उठती है, साउथ इंडिया में जैसी बात करते हैं तो उसके पीछे डिबेट हो जाती है। तो ये भी सही नहीं है। अगर कोई खुद से सीखना चाहता है टोटली ओके, लेकिन सोच कर देखो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, एक दिन से आते हैं आपसे बोलते हैं बंगाली को हम इम्पोज करना चाहते हैं, तो ऐसे ही उनके लिए। तो मेरे हिसाब से जो इंडियंस बोलना चाहते हैं अपनी मर्जी से बोलने देना चाहिए उनको, वो फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर, फिर मेडावल का टाइम पीरियड आता है। मेडावल के अंदर दिल्ली सल्तनत और मुगल टाइम पीरियड है, इसको हम लोग इसके यूनिक फीचर को हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली मैंने एक वीडियो बनाकर डाली हुई थी कि मुगल आर्किटेक्चर फीचर्स, तो आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना, 2-3 वीडियो पुरानी है, तो वाला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया था। मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं तो ये माना जाता है कि यूरोपियंस के आने पर, लाइक जब यूरोपियंस इंडिया में आए, नॉर्मली आ तो गए थे 1498 को वास्को डी गामा, लेकिन ये माना जाता है 1600 सेंचुरी में फ्रेंच है एंड 1664 के अंदर ब्रिटिशर्स इंडिया आए। तो इस टाइम पीरियड जो ये एरा रही है, इसके बाद से बोला जाता है कि मॉडर्न इंडिया में एक स्टार्टिंग फेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा है, इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी ब्रिटिश आर्किटेक्चर के अंदर, चाहे वो फोर्ट विलियम्स हो, ये आपको देखने को मिला है, या फिर हम बात करें कि CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गोथिक आर्किटेक्चर मास्टरपीस है, ये आपको देखने को मिला है। VT विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया मेमोरियल, पहले CST को VT बुलाया जाता था, अब उसको CST बोला जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। फिर होता है विक्टोरिया मेमोरियल, ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो क्वेश्चन बन जाता है, और ये ही इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं 1947 के आसपास, जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, वी गॉट इंडिपेंडेंट 1947, तो यहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लाइक चंडीगढ़ और भी कई सारी सिटीज़ हैं, नोएडा एंड ऑल दिस थिंग, ये सिटीज़ को डेवलप किया गया। इवन आज जब भी आप देखते हैं, आपके जो भी आप सिटी में रहते हैं, आप देखेंगे इफ़ इट इज़ योर सिटी, तो कुछ एरिया के अंदर यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा होगा, एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये पार्ट आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज़ अवर बेसिक क्लासिफिकेशन। और कुछ लोग ये इसके अपोज भी बोलते हैं कि बोलते हैं ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है। कुछ यूरोपियंस यहाँ तक बोलते थे कि देखो ये जो पार्ट है ये हिंदूज़ ने डोमिनेट किया, जो ये पार्ट है ये मुस्लिम ने डोमिनेट किया है, तो ये जो पार्ट है ये यूरोपियंस डोमिनेट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि इंडियंस में, कि ऐसा नहीं है कि इंडियंस वर ऑलवेज फ्री, कभी ना कभी किसी ना किसी पावर ने रूल किया है। तो ये भी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो बेसिक जो सबसे ज़्यादा चलती है क्लासिफिकेशन, वो यही क्लासिफिकेशन चलती है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टोन एज में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोन एज के अंदर ऐसा कोई डिस्कस इंपॉर्टेंट है नहीं जो आपके एग्जाम के काम का हो। हड़प्पन आर्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम सुना होगा आपने, क्या दोनों सेम ही है? या फिर आपने सुना होगा इंडस सिविलाइजेशन, क्या ये भी सेम है, कुछ अलग अलग है? कि अगर अलग है तो बताइए डिफरेंस क्या है। अगर आपने तीनों नाम सुना है तो पहले अपने आपसे पूछिए कि किस में क्या कॉमन है, कि कुछ अलग तो नहीं है। तो देखो है क्या चीज़, हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? जब पहली बार साइट खोदी गई, लाइक पहली बार उसको इवैक्यूएट किया गया, देखा गया, तो उस साइट का नाम था हड़प्पा। तो ये ट्रेडिशन है इन दी आर्कोलॉजी कि जब भी कोई पहली साइट देखी जाती है उसी के नाम पर हम सिविलाइजेशन का नाम रख देते हैं। तो पहली साइट क्या थी? हड़प्पा, तो उसके नाम से रख दे कि भाई ये कौन सी हड़प्पा सभ्यता है, राइट। फिर क्या हुआ, जब इसको स्टडी किया गया, देखा गया कि ये साइट मिली, हड़प्पा मिली, मोहनजोदड़ो मिली, ये डिफरेंट साइट्स हमें देखने को मिली। कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि जितनी भी साइट्स हैं ये एक रिवर फ्लो करती है, इंडस। इंडस का नाम आपने पक्का सुना होगा। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चाइना के तिब्बत में कौन सा जगह है वो जहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेरी फेमस नाम है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि इंडस रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर लेक, यस, मानसरोवर जगह का नाम है चाइना में, जो तिब्बत वाला पार्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। देन इट एंटर्स टू द इंडिया, और इंडिया के बाद वो चली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो साइट्स हैं ये तो
कहीं ना कहीं इंडस वैली के ही एरिया में मिली हैं अपने को देखने के लिए। फिर इसको नाम यूज़ किया जाने लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर क्या हुआ, कुछ साइट देखने को मिली लाइक यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर, महाराष्ट्र में कुछ साइट देखने को मिली, ऐसे ही डिफरेंट एरिया में साइट देखने को मिली। लेकिन अब यूपी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो तो है ही नहीं इंडस वैली, ना ही महाराष्ट्र के अंदर है। फिर बाद में बोला गया कि नहीं है, इंडस वैली नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन है। सो दिस इज अ डिफरेंस। लेकिन आप तीनों इंटरचेंजली यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मान लीजिए पूछ ले आपसे भाई तीनों का नाम अलग अलग क्यों है, तो डिफरेंस पता होना चाहिए। इंडिया नॉर्मली पसंद करता है हड़प्पा को प्रोनाउंस करना, क्योंकि रीज़न सिंपल है कि जब इंडस वैली प्रमोट होती है तो कहीं ना कहीं इंडस रिवर भी प्रमोट होती है, और इंडस रिवर किसको बिलोंग करती है, मेजरली वो पाकिस्तान को बिलोंग करती है। तो हम चाहते नहीं है कि ऐसा क्रेडिट पाकिस्तान को देना। और पाकिस्तान को भी सही में नहीं आता है कि लाइक जैसे इंडिया गोट इंडिपेंडेंट 1947, उसके बाद भी इंडिया ने में भी देखा जाए तो इंडिया ने ही इसको लेगेसी कंटिन्यू किया। तो आज अगर हम बात की जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो अगर आप मोहनजोदड़ो की बात करें या हड़प्पा के बारे में बात करें, दोनों साइड कहाँ पर पाकिस्तान में जो मेजर साइड्स हैं, लेकिन इसको ऐसा इंडिया ही कंटिन्यू कर रहा है। तो इंडिया ने इसे लेगेसी कंटिन्यू किया, ये अच्छी बात है। पाकिस्तान वालों को इतना आइडिया ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना है, खैर उनकी प्रॉब्लम है वो। कोई आपसे पूछ ले कि कौन सी इंडिया में भी साइड्स हैं, पाकिस्तान में साइड्स हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा साइड्स देखने को मिलेंगी, इस डेफिनेटली इट इज़ इंडिया। तो इंडिया के अंदर आपको साइट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी, छोटी बड़ी सब मिलाकर इंडिया के अंदर जो इंडियन पार्ट है अपना, यहाँ पर साइट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी इन कंपैरिजन ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, ये चीज़ है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, वैसे मैं बात करूँगा साइट्स के बारे में, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर कौन सी साइट ऐसी है, सबसे बड़ी साइट कौन सी है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, विच इज़ द लार्जेस्ट साइट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आप उसका नाम याद रखेंगे, दैट इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो साइट है वो राखीगढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करा जाए फिर इसको। देखिए, इसको बोला जाता है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ये क्या मतलब होता है, सीबीआई का मतलब क्या होता है बताओ? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ में रहता है, इसको ऐसे याद कर लो। सी को याद कर लीजिए कॉपर से, बी को याद कर लीजिए ब्रोंज से, और आयरन आई से याद कर लीजिए आयरन। पहले कॉपर एज आई, फिर ब्रोंज एज आई, फिर आयरन एज आई। कॉपर एज को बोला जाता है स्टोन एज, ठीक है। ब्रोंज एज को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आयरन एज को बोला जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो मतलब पॉइंट ये है कि इस यहाँ की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, एक बार मैं ऐसी क्लास दे रहा था लाइक फिजिकल क्लास के अंदर, तो मैं एक लेक्चर दे रहा था किसी को, काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे वहाँ पर, तो मैंने ऐसी बात करा कि दे नो ऑल द मेटल्स बट दे वर अनअवेयर अबाउट द आयरन। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर कि उनको टाइटेनियम के बारे में जानकारी थी क्या? तो मतलब उसने फनी में ऐसा मजाक उड़ाने के लिए नहीं पूछा, तो यार ऐसा मुझे कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आया उसके ऊपर, मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे कभी कभी, तो कुछ शैतान टाइप के बच्चे होते हैं ना, लाइक एक्चुअली पता है मुझे लगता है कि जो टीचर्स होते हैं सोचते हैं कि शैतान बच्चों को कैसे मैनेज किया जाए, बट मुझे लगता है सबसे आसान तरीका, सबसे आसान जो बच्चे होते हैं ना समझना, वही बच्चे होते हैं, लाइक उनके साथ आप कोई बोर नहीं होते हो। है तो ब्रोंज सिविलाइजेशन याद रहेगा सीबीआई से, तो कॉपर जानकारी थी, फिर ब्रोंज की जानकारी हुई, और आयरन की जानकारी 1000 साल के बाद होगी, अभी 1000 साल और लगेंगे अभी पता होने में। ठीक है, तो ये जो ब्रोंज सिविलाइजेशन है ये रही है 800 साल तक रही है, जो कि BCE एक्चुअली, और 2700 टू BCE 1900। देखो मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज तक आपने सुना होगा कि BC और AD पढ़ते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड ऑल दिस थिंग, ये टर्मोलॉजी चलती थी BC AD। अब अगर आप देखेंगे ये टर्मोलॉजी हम यूज़ नहीं करते हैं, ये आउटडेटेड हो चुकी है। अब हम बोलते हैं C और BCE यूज़ किया जाता है। इवन आप कोई भी चेक करो, यू जस्ट गो टू द इंटरनेट और एक अच्छा पेज देखो, विकिपीडिया देखो, वहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर लो जहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिले, लेट्स से कि इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल देखो, तो वहाँ पर आपको AD BC ये सब नाम हटा दिए गए हैं। अब आपको देखने को मिलेगा BC या C का मतलब होता है कॉमन एरा, और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। सिंपल सा मतलब ही है। बात रीज़न कुछ नहीं है, ये था कि यहाँ पर क्राइस्ट के बारे में बात की जाती है, बिफोर क्राइस्ट, तो ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को ही क्रिश्चियनिटी से ही ज़्यादा रिलेट करता था। तो लोगों ने बोला कि अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में क्यों बात करें, लाइक वी आर मूविंग टुवर्ड द सेक्युलर वर्ल्ड, तो इसका ऐसा नाम रख दिया BC बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। तो ये किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड नहीं, हाँ क्योंकि 0 ईयर जो है, लाइक जो 0 ईयर है वो सब कुछ सेम है, तो ऐसा नहीं कि चेंज कुछ हो गया है। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर है, तो 2700 आप 2700 BC बोलो, या फिर 2700
BCE बोलो, एक ही बात है, 0 रिमेन द सेम, बस नाम नेम और कल्चर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक पता चल जाता है कि बच्चों कितना अवेयर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि दिस वाज द वन ऑफ द 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑन रिवर्स इंडस, देखिए पुराने टाइम में तो ये देखा गया है कि देयर वर द 4 मेजर सिविलाइजेशंस। ये क्वेश्चन जेई में आ भी चुका है कि कौन कौन सिविलाइजेशन है, तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। क्वेश्चन ये आया था, लास्ट ईयर की बात है, कि इनको अरेंज कीजिए लाइक इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है उसको पहले लिखिए और जो लेटेस्ट है उसको आप बाद में लिखिए। सबसे पुरानी कौन सी है? मेसोपोटामिया 10,000 BC, फिर ये सेकंड बोली जाती है लाइक इजिप्शियन सिविलाइजेशन 4500 BC। अब कुछ इसमें डिस्प्यूट भी है, मैं लिख कर बताऊँ कि आपको, कभी आप कंफ्यूज हो, लिख लेते हैं चलो। मेसोपोटामिया जो ये सभ्यता है ये माना जाता है 10,000 BC की, ठीक है। फिर आती है नाइल या इजिप्ट, इसको बोला जाता है 4500 BC। फिर आती है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये माना जाता है 4000 BC। लेकिन सर आप तो अभी 27 चला था, वो BC की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि कितने साल पुरानी, एक्चुअली नहीं, ये BC का मतलब ये नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए BP आना चाहिए। आप बोलेंगे सर BP का मतलब क्या है? ये वर्ड चलता है आर्कियोलॉजी में, इसको बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट। जब बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है तो वहाँ पर साल, 2 साल, 10 साल फर्क नहीं पड़ता है। लाइक हम आपको बता रहे हैं 2700 BC की बात है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए बोल देते हैं भाई लगभग 4,500 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर BP का कॉन्सेप्ट चलता है, तो यहाँ पर ये आ गया। और एक आती है आपकी फिर लास्ट में चाइनीज सिविलाइजेशन, ये 1600 BP बोला जाता है, बिफोर प्रेजेंट 2600 BP। तो ये क्वेश्चन था कि आपको पहले बताने से पुरानी कौन सी है, मेसोपोटामिया, फिर इजिप्ट है, फिर नाइल है। ये दुनिया में चलती है। कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जो बात करते हैं कि नहीं, इंडस वैली और जो नाइल है ये दोनों कंटेम्प्रेरी है, लेकिन जो फैक्चुअल प्रूवन है अभी तक वो यही है कि नाइल पहले आ चुकी थी, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। अब वो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, कुछ अलग बात करते हैं, ठीक है। ये कौन सा समझ में आया ना, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ BP? BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, तो ये आर्कियोलॉजी में चलता है वर्ड। बात ये है कि आप जितना इन चीज़ों को पढ़ोगे ना उतना ही आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जितना आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको चलेगा कि नॉलेज कितनी एक्सट्रीम है, लाइक बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो तभी ना बोला है ना, सबसे आसान तरीका पता क्या होता है, द सबसे कहते हैं ना द ईजिएस्ट थिंग टू डू इज द गेट द एजुकेशन और टू स्टडी। सबसे आसान तरीका है। आप सोच कर देखो, अगर आपसे बोलूँ कि पढ़ाई नहीं करनी है और आप कुछ और कर सकते हो क्या? आप नहीं कर पाओगे। आपसे बोलो खेलोगे, नहीं खेल पाओगे। आप कहीं पर भी जाओगे तो काम नहीं हो पाएगा। अगर आपसे बात की जाए कि कुछ ये काम करो, मेहनत करनी है, वो काम नहीं हो पाएगा। इवन आप ऑफिस भी नहीं कर पाओगे। आप देखो कि जो जाते हैं लोग, कितना डिफिकल्ट होता है उनके लिए काम करना। सुबह जाते हैं, आपके पेरेंट्स से देखो, तो सबसे आसान तरीका क्या है? पढ़ाई करो। आपके लिए बहुत सबसे आसान चीज़ यही है, उसमें इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट लेने के बाद उसमें काम करो, ठीक है। सो इट इज स्टार्ट ऑफ अ सिटी लाइफ। तो ये क्या हुई कि सिटी लाइफ का स्टार्टिंग हुआ है, तो इसी को बोला जाता है अर्बनाइजेशन फेज। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शहरीकरण, कि जो पहले हुआ करते थे इट वाज अ रूरल सेटलमेंट, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इंडिया पहली अर्बनाइजेशन फेज देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ द अर्बनाइजेशन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंडिया के अंदर प्रेजेंटली, तो इंडिया में अर्बनाइजेशन का हम कैसे बात करते हैं कि कोई एरिया टाउन में आता है या फिर अर्बन एरिया में आता है? देखो, इसके लिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सेंसस 2011 के हिसाब से कंडीशन दे रखी है इंडिया की, जो रूल बुक है उसमें यही है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कोई भी एरिया अर्बन एरिया में तब काउंट होगा, कब काउंट होगा? जब किसी पर्टिकुलर एरिया की 5000 पॉपुलेशन होगी। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 4999 है, तो वो अर्बन एरिया में काउंट नहीं हो सकता। सो फर्स्ट कंडीशन इज टू एटलीस्ट हैव द 5000 पॉपुलेशन। सेकंड क्या है कि 400 डेंसिटी अपने को चाहिए। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर एरिया में, लाइक इसको मैंने ऐसा बना दिया, इट इज़ नॉट एक्चुअली स्क्वायर, ऐसा मान लीजिए 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कम से कम 400 लोग रहने वाले चाहिए। उससे कम होंगे तब भी काउंट नहीं होगी। तीसरी कंडीशन क्या? इट वॉज द फर्स्ट, इट वॉज सेकंड एंड इट इज द थर्ड कंडीशन की 75% ऑफ मेल पॉपुलेशन, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की 75% जो मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज हो, राइट। जैसा विलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे जो मेजरली पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करती है, ये लेबर काम करती है, तो वो काउंट नहीं होगी। आपकी 75% जो मेल पॉपुलेशन है नॉन एग्रीकल्चर वर्क में होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन मिल जाती हैं, उसको अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा।
सो ये बोला जाता है इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ सिटी लाइफ। तो यहाँ पर सिटी का लाइफ का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है द सिटी वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। जो सिटी है 2 पार्ट में डिवाइड देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है, लेट मी चूज, अच्छा साइज नहीं हो सकता इरेजर का बड़ा, यही साइज रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए जो सिटी, जो उनके जो ये थे वो ऐसा बने हुए थे, जो साइट्स हैं, तो जो टाउन जो साइट हैं इट वाज लाइक, जो सिटी था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। जो ये वाला पार्ट है इट वाज अ लोअर टाउन, और जो ये है इसको बोला जाता था सिटाडेल, CITADEL। जो वेस्ट में था वो सिटाडेल था, और जो ईस्ट पार्ट में था उसको बोला जाता था लोअर टाउन। जैसे यहाँ पर है द वेस्ट एंड सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज अ टाउन। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी डिबेट करते हैं कि जो साइट हुआ करती थी या सिटी हुआ करते थे इट वाज डिवाइडेड, लाइक वहाँ उसके अंदर डिवीजन देखने को मिलता है, लाइक इट वाज नॉट अ इगलिटेरियन सोसाइटी। इसके अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट ये भी देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। जो ये सिटाडेल के अंदर पब्लिक बिल्डिंग्स ही हुआ करती थी, और पब्लिक बिल्डिंग जो थी सबके लिए ओपन थी, लाइक ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेनरीज हो गई, या फिर कुछ रिचुअल्स के लिए बिल्डिंग्स हैं, तो ये इसमें थी। अब वो डिफरेंट व्यू पॉइंट है, आप क्या मानेंगे, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि आपको वेस्ट में सिटाडेल और ईस्ट साइड के अंदर लोअर टाउन में देखने को मिलता था। रेड सेरेमिक पेंटेड विद अ प्लेन इन डार्क, मतलब जो वहाँ की पोट्री है, पोट्री में देखने को कैसे मिलती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वुड देता हूँ, लकड़ी देता हूँ वुड जलाने के लिए कि इसको फायर करो, तो क्या होगा, आप उसको ऐसा बनाएंगे, है ना, वुड को ऐसा दिखा देंगे, इस तरीके से जलते हुए दिखा देंगे। तो एक्चुअली इसको उल्टा कर दो और चारों तरफ क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू ब्लैक लाइक दिस, है ना, अंधेरा होगा ऐसा कुछ करने के लिए। तो जो उनकी पोट्री कैसे थी, पोट्री देखने में ऐसी बनाई जाती थी, रेड कलर की पोट्री हुआ करती थी और ब्लैक कलर का इसमें डिज़ाइन बनाया जाता था, तो बिल्कुल उल्टा था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है, रेड सेरेमिक पेंटेड विद अ प्लेन इन डार्क, राइट। स्टोन लोड सील्स एक्सेप्शन डॉट कॉपर इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बात की थी कि कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन। तो ब्रॉन्ज की सिविलाइजेशन है तो कॉपर को जानकारी तो होगी, यस कॉपर इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं, लॉन्ग कटिंग एजेस देखने को मिलते हैं। कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड प्रेजेंट, बट अगेन यू शुड रिमेंबर कि आयरन के बारे में बात नहीं हुई थी। अभी मैं बोला सर यूरेनियम था नहीं था, टाइटेनियम, ये सब नहीं, बस सोचे समझो। स्पेशलिस्ट फॉर दी हैंडीक्राफ्ट, क्या मतलब है कि हैंडीक्राफ्ट के स्पेशलिस्ट हैं भाई, साफ सी वाली बात है। मान लीजिए आपके रूम में आता हूँ, आपके रूम में देखता हूँ पेंटिंग बना रखी है आपने, स्कल्पचर बना रखे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि यार आप एक आर्टिस्ट हैं, तभी तो आपके रूम में चीज़ मिलेंगी, राइट। तो ऐसा ही है, जब साइट को देखा गया तो वहाँ पर ज्वेलरी देखने को मिल रही है, सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि दे वर द स्पेशलिस्ट फॉर दी हैंडीक्राफ्ट। फिर आता है कि इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, यस ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि जो, अब पता कैसे चलेगा इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो है ही नहीं। लेट्स से कि आपके पास, आप रहते हैं जैसलमेर में है और आपके पास एक बैम्बू कुछ पड़ा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, आपने कहीं से बाहर से मंगाया है, क्योंकि बैम्बू होता ही नहीं। सेम चीज़ें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो मटेरियल वहाँ पर नहीं था तो हम बाहर में देखने को मिलते हैं। बेसिक मटेरियल के बारे में बात करें, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि देर आर 2 साइट, साइट 1 एंड साइट 2 है, दिस इज साइट ए, दिस इज साइट बी। तो लेट्स से कि मेसोपोटामिया है और दूसरा क्या है यहाँ पर, दिस इज मेसोपोटामिया एंड दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया की सील यहाँ पर देखने को मिल रही है, इंडस वैली सील हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में आपस में ट्रेड हुआ करता था। प्लग वॉज यूज्ड, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर खेती ज़्यादा नहीं थी, बट एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग फेज हमें देखने को मिलता है। बॉडीज वर बरीड इन अ वुडन कॉफिन, तो मरने के बाद उनको दफनाया जाता था। सो इट वॉज द बेसिक थिंग। आगे देखते हैं, सील्स हमें देखने को मिलती हैं। देखिए सील्स क्या है, ये स्क्वायर भी देखने को मिलती है, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी सर्कुलर, ट्रायंगुलर भी देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर एक स्टोन आया था, उसका नाम था स्टेटाइट। ये क्या था, इट वॉज अ रिवर सॉफ्ट स्टोन। तो रिवर बेड में एक पत्थर मिलता था जो उसको कार्व करना काफ़ी आसान था, इसी से सील्स बनाई जाती थी। यहाँ पर मेजरली 2x2 इंचेस की देखने को मिलेंगे, लाइक 2x2 इंचेस की स्क्वायर, 2x2 स्क्वायर की देखने को मिलती हैं। पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डिफरेंट फोटोग्राफ्स वगैरह यहाँ पर यूज़ की गई हैं। यहाँ पर देखो ये सब देखने को मिलेंगे। सो पिक्चोग्राफ यूज़ की गई है अलॉन्ग विद द एनिमल इंप्रेशंस। तो यहाँ पर आपको एनिमल भी देखने को मिलेंगे, यूनिकॉर्न है, ये एलिफेंट है। कौन कौन से एलिफेंट में देखने को मिल रहे हैं, बुल, एलिफेंट, टाइगर, गोट, यूनिकॉर्न। यहाँ पर भी आपको चीज़ याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर नो एविडेंस ऑफ काउ, लाइक यहाँ पर हमें कोई भी आज तक हमें सील मिली नहीं है जहाँ पर काऊ को एज एनिमल कहीं दिखाया गया हो।
अब इसके दो निकलते हैं एक्सप्लेनेशन। एक तो ये हो सकता है कि उसकी वैल्यू कुछ खास नहीं थी उस टाइम में, तो उसको ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, या दूसरा ये हो सकता है कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि सील्स हम लोग रखते ही नहीं थे। डिफरेंट पार्ट है। गोल्ड एंड आइवरी सील्स आर ऑल्सो फाइन। राइट टू लेफ्ट बोस्ट ऑफ इडोन। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ, आप हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, लाइक हाउ वी राइट इन हिंदी और इंग्लिश, लाइक यहाँ पर लिखते हैं आर्कजेनेसिस या फिर इंक थिंक चैनल, ऐसे लिखते हैं। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा राइट। तो वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर आपको उर्दू में लिखना होगा राइट टू लेफ्ट, या जो पर्शियन लैंग्वेज होती है वहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलता है। बोस्टोफिडोन में क्या था, इट इज़ बोस्ट्रोफिडोन। इसमें क्या था कि पहले जो लाइन लिखी जाएगी राइट टू लेफ्ट, और दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह से चलती थी। इसको बोलते हैं बोस्टोफिडोन। सो राइट टू लेफ्ट। तो पशुपति सील सबसे इंपॉर्टेंट मिली, याद रखना। पशुपति सील मतलब कुछ यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर शिव जी बैठे हुए हैं, पशुपति है ना, शिव जी बोला जाता है कि पशुपति महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फिर दूसरी सील मिलती है यूनिकॉर्न सील, और यूनिकॉर्न सील लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ ए यूनिकॉर्न, ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो मोहनजोदड़ो के अंदर आपको मिली है पशुपति सील, और यूनिकॉर्न सील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम क्या था इन सील्स का, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, आपको पैसे की तरह यूज़, आप बार्टर सिस्टम से ऊपर की चीज़ थी कि आपको सील दे दी, इसका मतलब कुछ करेंसी है। एम्बुलेंट की तरह यूज़ की जा सकती है एजुकेशन टूल के अंदर। कहीं पर आपको पाई या ऐसे कोई डॉट्स देखने को मिले हैं, शायद इसको देखा जाता है कि ये मे बी इसको यूज़ किया जाता था एजुकेशन पर्पसेस के लिए। यहाँ पर याद रखने वाली बात है, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ काउ। तो यहाँ पर हमें काउ का एविडेंस हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ये सील है। इस स्कल्पचर के बारे में बात करें, क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर ही। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्टोन स्टैचू इज फाउंड इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, टोर्सो इन रेड। तो ये भाई साहब टोर्सो इन रेड, ये सैंडस्टोन के बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं इट इज अ सैंडस्टोन। बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बस्ट ऑफ द बर्ड मैन यहाँ पर है। और डांसिंग गर्ल जो है ये ब्रॉन्ज है। ये वाली मैडम तो कई बार रिपीट हो चुकी है नाटा में, तो याद रखना। इस फोटोग्राफ को दे देंगे, पूछ लेंगे नाम बताओ इसका, तो इसको बोलेंगे डांसिंग गर्ल। ये कहाँ पर मिली है, मोहनजोदड़ो के अंदर। और ये कौन से मेटल की बनी हुई है, इट इज़ ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इन तीनों को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सब बने हैं तो फिर से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर बनाते कैसे थे, लाइक कौन सी टेक्निक यूज़ किया जाती थी इनको बनाने के लिए। तो एक टेक्निक का नाम था, इट वॉज द लोस्ट वैक्स टेक्निक। इट वॉज अ लोस्ट वैक्स टेक्निक, क्लियर। मुझे पता चला है इस टूल के बारे में कि अगर मान लीजिए मैंने इसको मार्क करा और मैं इसको लगा कर रखता हूँ कुछ देर, तो ये प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप ले लेता है। ऐसे लाइक सर इसको भी ले लेनी चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ, यहाँ पर देखते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक थी। लोस्ट वैक्स टेक्निक कैसे थी, लेट सपोज कि आपको एज जो ये एरो बनाया हुआ है ये आपको बनाना है, ऐसा आप चाहते हैं कि ब्रॉन्ज बन जाए। इसका सिंपल क्या था कि इसको बनाया जाता था वैक्स में। आपने वैक्स में इसको बनाया, वैक्स मतलब मोम होती है, इसको काफ़ी आसान है इसको बनाना, ठीक है। इसको मोल्ड करा जा सकता है। एक बार आपने उसको बना दिया, उसके बाद आपने क्या करा, इसको क्ले के ऊपर लगा दिया, क्ले की आपने लेप कर दिया इसके ऊपर। फिर क्या करा, उसको आपने गर्म करना, तो उससे क्या होगा कि जो वैक्स होगा ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद ये बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या मिला, आपको एक मोल्ड मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉपर को पिघलाया, मेल्ट करा, और आपने कॉपर को फिल कर दिया। फिल करने के बाद क्या होगा, ठंडा हो जाएगा तो फिर परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको तोड़ दिया जो ये क्ले का था, तो अल्टीमेटली आपको ये जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। यही टेक्स्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझो। यहाँ पर आपको टेराकोटा इज़ अ फायर बेक्ड क्ले एंड हैंड यहाँ पर देखने को मिले हैं, लाइक टेराकोटा के आपको ये सब टूल्स वगैरह देखने को मिले हैं। मदर गॉडेस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्ट विद व्हील, ये भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर पंचिंग मेथड से यूज़ किया जाता था, लाइक हाथ से उंगली दबा दबा कर आप कुछ यहाँ पर पोट्री बनाया जाता था। पोट्री के बारे में बात करें तो इम्प्लॉयड इन डिफरेंट शेप्स एंड स्टाइल्स में देखने को मिलती है। पोट्रीज वर मेनली प्लेन, ज़्यादातर आपको प्लेन देखने को मिलेगी। रेड एंड ब्लैक पेंटेड, जैसे मैंने बात की कुछ देर पहले कि जो बैकग्राउंड था रेड कलर का था, उस पर डिजाइन बनाया जाता था, वो ब्लैक कलर का हुआ करता था, ठीक है। ऑल्सो नोन एज अ रेड एंड ब्लैक पोट्री। वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स हुआ करते, बड़े सुंदर देखने को मिलेंगे। सोच कर देखो कि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब कुछ खास था नहीं हम लोगों के पास इसमें, तो वहाँ पर भी हमें ये सब चीज़ देखने को मिलती है। वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड, तो ज़्यादातर जो थी ये पोट्री वही से बनाई जाती थी। प्लेन पोट्री इज जनरली ऑफ रेड क्ले, तो नॉर्मली ये रेड क्ले की हुआ करती थी। यूज़ किया था पोट्री का बाई हाउस होल्ड पर्पजेज हुआ करते थे, काम के लिए, डेकोरेशन के लिए, या परफोरेटेड पोट्री, ये एल्कोहल को बनाने का काम आती है। इस तरह की होती है परफोरेटेड पोट्री, ये काम आया करती थी।
बीड्स एंड ऑर्नामेंट के बारे में बात करें तो लार्ज वैरायटी ऑफ द ऑर्नामेंट हमें देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल क्या है, प्रेशियस मेटल्स देखने को मिलते हैं, जेम स्टोन, बोन्स, इवन बेक्ड क्ले। तो मिट्टी है उसको पका दिया, उसको यूज़ कर बनाया जा सकती थी, हड्डियों को बनाया जाता था। जेम स्टोन हुआ करते थे, प्रेशियस मेटल हुआ करते थे, सेमी प्रेशियस मेटल हुआ करते थे। कुछ फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं चुनादुड़ब और लोथल में। और बीड आर इन वेरिंग शेप्स, कोई डिस्क शेप के भी हैं, लेट मी चूज माय डिफरेंट कलर, डिस्क शेप के भी हैं, सिलेंड्रिकल भी हैं, स्फेरिकल भी हैं, बैरल शेप, डिफरेंट शेप में देखने को मिलेगी। एविडेंसेस ऑफ डेड बॉडीज बरीड अलोंग विद द ऑर्नामेंट शोज ऑर्नामेंट हैव ऑल्सो बीन फाउंड। मतलब ये है कि कोई मर जाता था तो उसको कॉफन में डाल दिया, कॉफन में डालने के बाद उसको जो ज्वेलरी हुआ करती थी उसको भी रख दी जाती थी। तो ये था कि लाइफ आफ्टर डेथ, ये बिलीव करते थे पुनर्जन्म में कि ये दोबारा जिंदा होगा, उसको तभी जरूरत होगी। हड़प्पन वर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैशन। हड़प्पन यूज कॉटन एंड वूल, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलो खत्म होने वाला, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। टाउन प्लानिंग पढ़ लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन, इंडिया के अंदर पहली बार एक शहरीकरण देखने को मिला। इट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज। फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटाडेल जो हमने बात की थी, इट वाज द वेस्टर्न पार्ट, इट इज सिटाडेल, और जो ईस्टर्न पार्ट था इट वाज द लोअर टाउन। तो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन है, तो दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। फिक्स्ड ब्रिक रेशो देखने को मिलता है कि अगर जो ब्रिक का जो साइज़ है, लेंथ 4 होगी और इसकी जो विड्थ होगी ये 4 होगी, ये 2 होगी, इसकी 1 होगी, 1:2:4। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है, हम तो पढ़ते हैं इसके बारे में। वेल प्लान सिटीज़ हैं, ग्रेविटी एंड ड्रेनेज हैं, क्योंकि उन्हें ग्रेविटी बारे में जानकारी थी, क्योंकि पानी की क्या होता है, कंडीशन क्या है, पानी जो है वाटर फिर फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल, तो हाई लेवल से नीचे तरफ जाता है। अगर हम बात करते हैं कि उनको ड्रेन के बारे में जानकारी थी, सो विदाउट नोइंग दी concept of gravity it is not possible to do a good drainage system। तो यहाँ पर हमें ग्रेविटी के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। कवर ड्रेन देखने को मिलते हैं कि जो ड्रेन है उसको कवर कर दिया गया है सो दैट कि गंदगी ना हो, एंड कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन एंड अमेजिंग वाटर सिस्टम। रोड इंटरसेप्टेड राइट एंगल, तो हम लोग जानते हैं ग्रिड आइटम, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, कि जो रोड थी वो हमेशा ऐसा ही इंटरसेक्ट करती थी 90 डिग्री पर। लाइक चंडीगढ़ की प्लानिंग आपने देखी होगी। मल्टी पिलर हॉल भी हमें अप्रोच देखने को मिली है, लाइक एक पिलर ये रहा, दूसरा पिलर ये है, फिर इसके ऊपर ऐसा भी देखने को मिला है। इस तरह की चीज़ें तो मोहनजोदड़ो के अंदर हमें इसे देखने को मिली है। ग्रेट ग्रैंडरीज देखने को मिली है, स्टेडियम भी देखने को मिले हैं, लाइक फॉर द स्पोर्ट्स और पब्लिक कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। स्ट्रीट वर्स ब्रॉड वेरिंग फ्रॉम 9 फीट टू 34 फीट। तो डिपेंड करता था कि मेन स्ट्रीट है तो इट इज गोइंग टू 34 फीट, और थोड़ी कम है तो 9 फीट की होगी। एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट हमें चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। चंडीगढ़ के अंदर वी सिस्टम बोलते हैं इसको। वी सिस्टम इज़ अबाउट, मतलब वहाँ पर क्या है कि V1, V2, V3, V7 तक रोड है। V1 क्या है, जो चंडीगढ़ कनेक्ट करती है। V2 क्या है, V2, V3 जो क्या है चंडीगढ़ डिवाइड करती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। V4, V5 क्या सेक्टर बनाए जाते हैं। V7 क्या है, सर्विस लाइन। तो इस तरह से सिस्टम बनाया गया है, कभी डिस्कस करेंगे। हाउसेज के बारे में बात करें तो हाउसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप। ड्वेलिंग हाउसेज हैं, लार्ज बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, पब्लिक बात देखने को मिलता है। 2 रूम्स इन स्मॉल रूम्स और स्मॉल हाउसेज, तो छोटे घर उसमें 2 रूम देखने को मिलते हैं। बिग हाउसेज हैज मैनी रूम एंड अटैच्ड कोर्टयार्ड। तो सिंपल ऐसे ही था कि कोर्टयार्ड आ गया और यहाँ पर इस तरह के रूम वगैरह बनाए गए हैं, लाइक कॉमन कोर्टयार्ड हुआ करता था। अब कोर्टयार्ड क्या है ये क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, नाटक में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसी साल की बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हमें देखने को मिली हैं। डोर मोस्टली मेड फ्रॉम दी वुड, तो दरवाजे थे वो वुड के बनाए गए हैं। रूरल सेटलमेंट वर मेड ऑफ दी मड ब्रिक। अब ऐसा नहीं है ना कि जो भी साइट्स हैं सारी की सारी अर्बन एरिया में है, कुछ गांव की भी रही होंगी। इंटीरियर इज नॉट विजिबल फ्रॉम द स्ट्रीट, तो रोड जा रही है, यहाँ पर जो घर है तो ऐसा डिज़ाइन किए गए थे कि बाहर से आप अंदर देख नहीं सकते हैं। थिकनेस ऑफ द वॉल अराउंड 70 सेंटीमीटर, हाइट कैन 3 मीटर, जो आज भी स्टैंडर्ड है। अगर आप जहाँ पर रहते हैं आपका जो घर है उसकी मोस्ट प्रॉब्ली 3 मीटर ही हाइट हम लेकर चलते हैं। मिनिमम कितनी है, 2.75 मीटर इज द मिनिमम। ग्रुप हाउसिंग और ऑल्सो देयर, तो बड़ी फैमिली रहती है उसके लिए हमें ग्रुप हाउसिंग देखने को मिलती है। कुछ फोटोग्राफ है, ये क्या है, ये ग्रेट बाथ है। सो दिस इज़ अ ग्रेट बाथ। यहाँ पर आप देखते हैं, सो इट इज़ अ ड्रेनेज, तो आप देख रहे हैं पानी के लिए बनाए गए हैं। कुछ एरियाज़ के अंदर आपको सर्कुलर हाउस भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर क्या है, ये ड्रेन आ रही है और उसको कवर्ड कर दिया गया है, इट इज़ कवर्ड। कुछ साइड कुछ फोटोग्राफ मेरी क्लिक की हुई है, ये मेरी फ़ोटो क्लिक की हुई है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये नहीं है। आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का डिस्कशन इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे मौर्यास के बारे में। आपको डिस्कशन अगर हिस्ट्री में मज़ा आता है तो आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कुछ और पढ़ा जाए तो मुझे बता दीजिए, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।